नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बोन के ब्लड सप्लाई के बारे में बोलूँगा और बोन का ब्लड सप्लाई क्योंकि जब वो डेवलप हो रही हो, ओके, और जब वो पूर्णतः डेवलप हो गई हो, जिसका मतलब ये हुआ कि बिफोर आसिफिकेशन और आफ्टर आसिफिकेशन अलग अलग होता है। इसलिए मैं दोनों तरह की बोन में ब्लड सप्लाई के बारे में बात करूँगा। ब्लड सप्लाई ऑफ ए डेवलपिंग बोन पहले बताऊंगा और उसके बाद ब्लड सप्लाई जो एडल्ट की बोन है, लॉन्ग बोन। हम क्योंकि ब्लड सप्लाई सिर्फ लॉन्ग बोन का यहाँ पर देखेंगे, तो फिर मैं एडल्ट की लॉन्ग बोन के ब्लड सप्लाई के बारे में बोलूँगा। उसके पहले मैं बताऊंगा कि एक डेवलपिंग बोन के क्या पार्ट्स होते हैं, जो कि मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पे डेवलपिंग बोन के पार्ट्स और उसके बाद फिर एडल्ट बोन के पार्ट बताऊंगा और उसके बाद फिर ब्लड सप्लाई की हम बात करेंगे। इस स्लाइड में आप दोनों तरह की बोन देख रहे हैं। एक जो ये है पॉइंटर, जहाँ पॉइंटर घूम रहा है, ये बोन है, एक डेवलपिंग बोन है, क्योंकि ये इसके एंड्स के ऊपर जो बोन बनी हुई है वो सेकेंडरी सेंटर से बनी हुई है, जिसे हम इपीफाइसिस बोलते हैं। और जो बीच की बोन है, शाफ्ट की या बॉडी की बोन है, वो प्राइमरी सेंटर से डेवलप हुई है, जिसे हम डायफाइसिस बोलते हैं। अब इपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में एक कार्टिलेजिनस प्लेट है, जो कि जिसे हम इपीफिजियल प्लेट बोलते हैं। ये दो तरह की बोन, इपीफिजियल बोन और डायफिजियल बोन, को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। और यहाँ जानना ये भी ज़रूरी है कि जो कार्टिलेज है वो एवास्कुलर होती है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। वो बोन के जो ब्लड वेसल्स हैं उससे ही अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन डिराइव करती है। तो अतः अब ये देखिए कि डेवलपिंग बोन के एक एंड से दूसरे एंड को अगर हम देखें तो कौन कौन से पार्ट होंगे। ये एपिफाइसिस है, जो कि स्पॉन्जी बोन एंड पे होती है, प्राइमरी सेंटर से डेवलप हुई है। उसके बाद एपिफिजियल कार्टिलेज आती है और उसके बाद एक डायलेटेड पार्ट और जो थोड़ा सा एक्सपांडेड पार्ट है बॉडी का, उसका नाम है, या शाफ्ट का, उसका नाम है मेटाफाइसिस। तो इपीफाइसिस, इपीफिजियल प्लेट और मेटाफाइसिस, और बीच का एक लंबा सा पार्ट शाफ्ट या बॉडी होता है। उसी तरह दूसरे एंड पर मेटाफाइसिस, इपीफिजियल प्लेट और इपीफाइसिस, ये पार्ट्स होते हैं डेवलपिंग बोन के। अब हम इसको एडल्ट के पार्ट्स अगर देखें, जिसमें ऑसिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो इपीफाइसिस है और डायफेसिस है, उन्होंने एक दूसरे से फ्यूजन कर लिया है, आपस में वो फ्यूज हो गई हैं। इसलिए जो इपीफिजियल कार्टिलेज है वो नहीं है, उसकी जगह एक जिगजैग लाइन अपीयर हो सकती कुछ समय के लिए, जिसे हम इपीफिजियल लाइन कहते हैं। तो अगर हम लॉन्ग बोन के जिसमें ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जो डेवलप हो चुकी है, जो कि लॉन्ग बोन में विशेषतः 17-18 साल के बाद ही आता है, हमें क्या क्या पार्ट्स दिखेंगे। एंड्स को हम इपीफाइसिस बोलेंगे, जो कि स्पॉन्जी बोन है। उसके बाद डायलेटेड पार्ट है, डायलेटेड से मेरा मतलब है एक्सपांडेड पार्ट है, वो मेटाफाइसिस होगा। फिर यहाँ पर आएगा डायफाइसिस और शाफ्ट। पर आपने एडल्ट लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर में जरूर पढ़ा होगा कि जो कार्टिलेज है वो सिर्फ एंड्स पे बचती है, जो कि दूसरी बोन के कांटेक्ट में आती हैं, उसे हम इपीफिजियल कार्टिलेज बोलते हैं। उसी तरह सारा का सारा शाफ्ट या वो पार्ट बोन का जो कि कार्टिलेज से कवर नहीं होता आर्टिकुलर, वो सब एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसका नाम है पेरिओस्टियल मेम्ब्रेन। ओके, तो अभी हम पार्ट अगर देखें एडल्ट बोन के, तो वो होंगे एंड्स ऑफ द बोन, दैट इज इपीफाइसिस, देन पेरिओस्टियम जो कि मेम्ब्रेन है, फिर मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, ये एक एंड के पास पार्ट होंगे। यहाँ इपीफिजियल प्लेट जो कि कार्टिलेजनस थी वो अब्सेंट हो गई है। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे।
ब्लड वेसल्स, हम एक डेवलपिंग लॉन्ग बोन की ब्लड वेसल को हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी ब्लड वेसल डेवलपिंग बोन में होती हैं। इन डेवलपिंग बोन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो दो तरह की ब्लड वेसल के सेट में सप्लाई करती हैं। एक सेट होता है जो कि डायफाइसिस और मेटाफाइसिस और पेरियास्टियम को डेवलपिंग बोन को सप्लाई करेगा, और दूसरा सेट होता है जो एंड्स को सप्लाई करेगा जहां पर इपिफिजियल बोन बन रही है। ओके, ये दोनों सेट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इपिफिजियल प्लेट से। ये इपिफिजियल प्लेट है जहां पर पॉइंटर मूव हो रहा है, उसके ऊपर जो बोन जो आर्टरी है वो अलग तरह की आर्टरी है, उसे एपिफिजियल आर्टरी बोलेंगे। और दूसरी तरफ तीन तरह की आर्टरी होती हैं जो बॉडी को सप्लाई करती हैं, मेटाफिजियल आर्टरी, पेरियास्टियल आर्टरी जो कि पेरियास्टियल मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी, और न्यूट्रिएंट आर्टरी जो कि न्यूट्रिएंट फोरामिना शाफ्ट में से जाके एक दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो अगर हम देखें तो ब्लड सप्लाई जो डायफाइसिस का है वो तीन आर्टरियों से आता है। ये डायफाइसिस का पार्ट है जिसमें मेटाफाइसिस और बॉडी का सैप्ट है, और ये है पेरियास्टियम है, उसमें तीन तरह की आर्टरी सप्लाई करेंगी। सबसे जो बड़ी आर्टरी है उसका नाम है न्यूट्रिएंट आर्टरी। दूसरी टाइप की आर्टरी है जिसका नाम है पेरियास्टियल आर्टरी, जो सिर्फ मेम्ब्रेन को और उसके नीचे वाली बोन का कुछ पोर्शन सप्लाई करेगी। और तीसरी तरह की आर्टरी है जिसका नाम मेटाफिजियल आर्टरी है, जो एंड्स को सप्लाई करेगी, और वो एपिफिजियल प्लेट के नीचे की जो बोन है उसको सप्लाई करेगी। ये आर्टरी है। ये जो आर्टरीज हैं वो तीनों आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह एनास्टोमोस करेंगी। मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिएंट आर्टरी, पेरियास्टियल आर्टरी और मेटाफिजियल आर्टरी एक दूसरे से आपस में बहुत अच्छी तरह से एनास्टोमोस करेंगी। मुझे आशा है कि अब तक आपको एनास्टोमोसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने ब्लड सप्लाई ऑफ डायफाइसिस जो कि मेनली न्यूट्रिएंट आर्टरी से होता है उसके बारे में देखा। जो दूसरी आर्टरी है पेरियास्टियल आर्टरी, जो कि ये ग्रीन कलर की लाइन है, पेरियास्टियल मेम्ब्रेन उसको सप्लाई करेगी। और मैंने जैसा बोला कि वो थोड़ा सा बोन का पार्ट भी सप्लाई करेगी जो पेरियास्टियल मेम्ब्रेन के नीचे रहता है। ये बहुत सारी आर्टरीज होती हैं। पेरियास्टियल आर्टरी बहुत छोटी छोटी पर बहुत सारी होती हैं और पेरियास्टियल मेम्ब्रेन को सप्लाई करती हैं। मेटाफिजियल आर्टरी भी बहुत होती हैं पर वो एंड्स के जहां एक्सपांडेड पोर्शन है बोन का, डायफिसिस का जो एंड है जो एपिफिजियल प्लेट के नीचे है वहां बहुत सारी होंगी। अगर आप एक लॉन्ग बोन को, ड्राई बोन को जो डिसेक्शन हॉल में या आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास में देखोगे तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे फोरामिना दिखेंगे जिसमें से मेटाफिजियल आर्टरी भी जा सकती हैं। ये जो मेटाफिजियल आर्टरी हैं ये डायफिजियल आर्टरी दैट इज न्यूट्रिएंट आर्टरी और पेरियास्टियल आर्टरी से तो एनास्टोमोस करती ही हैं, पर वो अपनी कई ब्रांचेस एपिफिजियल प्लेट की तरफ भेजती हैं, और जैसे ही एपिफिजियल प्लेट आती है उसके पहले ही वो वापस टर्न हो जाती हैं। इसलिए वो इन्वर्टेड वी शेप्ड या यू शेप्ड शेप की आर्टरीज बनाती हैं। ओके, और ये जो आर्टरीज हैं मेटाफिजियल आर्टरी, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो एंड आर्टरीज होती हैं। एंड आर्टरी का मतलब ये होता है कि वो आपस में एक दूसरे से एनास्टोमोस नहीं करती हैं। इसलिए जब ये एंड आर्टरीज, वी शेप्ड एंड आर्टरीज जो मेटाफिजियल आर्टरी हैं, अगर उसमें कोई ब्लॉक हो जाए तो उसका पोर्शन मेटाफाइसिस का नेक्रोसिस हो जाती है या डेथ हो जाती है। इस तरह हमने तीनों तरह की आर्टरी जो कि डायफाइसिस को सप्लाई करती हैं, मेटाफाइसिस और पेरियास्टियम को देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे इपिफाइसिस की ब्लड सप्लाई जो कि एंड्स हैं, अपर एंड है या लोअर जहां स्पॉन्जी बोन बन रही है, वो आर्टरी कई मल्टीपल आर्टरी से सप्लाई होंगी जिसको हम इपिफिजियल आर्टरी बोलती हैं। और ये जो इपिफाइसिस है जहां स्पॉन्जी बोन बन रही है वो सेकेंडरी सेंटर से अपीयर होती है जो कि बर्थ के बाद ही अपीयर होते हैं।
सो देयर आर मेनी इपिफिजियल आर्टरीज होती हैं जो कि पर एक विशेषता ये होती है, चूंकि यहाँ पर इपिफिजियल प्लेट है जो कि कार्टिलेज है और वो उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पास हो सकती, इसलिए इपिफिजियल आर्टरी, मेटाफिजियल आर्टरी या डायफिसिस न्यूट्रेंट आर्टरी या पेरियस ऑस्टियल आर्टरी की ब्रांचेस से एनास्टोमोस नहीं करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इपिफिजियल आर्टरी जो है वो अकेली रिस्पॉन्सिबल है एंड्स को सप्लाई करने के लिए, एंड्स को सप्लाई। अब हम देखेंगे, इस तरह से हमने डेवलपिंग लॉन्ग बोन का ब्लड सप्लाई देख लिया। 15, 16, 17 साल के बाद जब लॉन्ग बोन की ऑसिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये जो एपिफिजियल कार्टिलेज है जिसने एक बैरियर बना रखा था आर्टरी के एनास्टोमोसिस से एपिफिजियल और मेटाफिजियल के बीच में, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब कोई एपिफिजियल कार्टिलेज यहाँ नहीं है। देखिए उसकी जगह एक जिग जैग लाइन अपीयर हो गई है जिसे हम एपिफिजियल लाइन, वो की जो कि बोनी होती है। अब इस वक्त मेटाफिजियल आर्टरी भी इस लाइन को क्रॉस करके एपिफाइसिस में चली जाएंगी और एपिफिजियल की ब्रांचेस भी डायफाइसिस या मेटाफाइसिस की तरफ आ जाएंगी और ये एपिफिजियल और मेटाफिजियल आर्टरी आपस में एक दूसरे से फ्रीली एनास्टोमोस करेंगी और जो वी शेप्ड या यू शेप्ड लूप बने थे मेटाफिजियल आर्टरी के एंड आर्टरीज के, वो अब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि एडल्ट लॉन्ग बोन में भी वही आर्टरी सप्लाई करती हैं जो कि एक डेवलपिंग लॉन्ग बोन को सप्लाई करती थी, जो कि न्यूट्रिएंट आर्टरी है जो कि डायफाइसिस को सप्लाई करेगी, जो न्यूट्रिएंट फोरामिना में से जाकर के बोन मैरो कैविटी के अंदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल ब्रांच में डिवाइड होगी। उसी तरह मल्टीपल पेरिऑस्टियल ब्रांचेस हैं जो कि मेम्ब्रेन को सप्लाई करेंगी, पेरिऑस्टियल मेम्ब्रेन को, और तीसरी ब्रांच है मेटाफिजियल आर्टरी जो कि एक्सपांडेड पोर्शन ऑफ द डायफाइसिस को सप्लाई करेंगी दोनों एंड्स के ऊपर, और इपिफिजियल आर्टरी जो है वो भी मल्टीपल होती हैं और वो एंड्स को सप्लाई करेंगी। तो इस तरह से फ्यूजन के बाद अब आर्टरीज आपस में एक दूसरे से एनास्टोमोस करेंगी और सप्लाई करेंगी आपस में। तो यही फर्क है, सिर्फ एपिफिजियल प्लेट के होने के कारण दो तरह की दो डिफरेंट तरह के ब्लड सप्लाई होंगे जो कि एपिफिजियल और मेटाफिजियल आर्टरी के आपस में एनास्टोमोस करने के कारण नहीं होते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो ऑब्लिकली सैफ्ट में पास होती है। आपने ड्राई बोन लीजिए लंबी और उसमें देखिए कि जो सैफ्ट के अंदर न्यूट्रिएंट फोरामिना है वो ऑब्लिकली होते हैं, या तो ऊपर की तरफ डायरेक्ट करते हैं या नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और वो हमेशा ये आपको बताते हैं कि जो ग्रोइंग एंड है वो किस उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर वो ऊपर की तरफ वो न्यूट्रिएंट फोरामिना डायरेक्ट है तो ग्रोइंग एंड जो उस बोन का है वो नीचे की तरफ होगा। अब चूंकि मैं इस वीडियो में ग्रोइंग एंड क्या होता है वो नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आप स्वयं अपनी किताबों से ग्रोइंग एंड क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। इस तरह से हमने ब्लड सप्लाई दो बोनों का पढ़ा, एक डेवलपिंग बोन का और एक एडल्ट लॉन्ग बोन का। थैंक यू वेरी मच for watching this video.